हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेफ टेफ। आज हम लोग जो हमारी सीरीज है प्रिपरेशन फॉर कनेडियन इमिग्रेशन उसका सेकंड वीडियो कवर कर रहे हैं विच इज़ स्टेप्स बिफोर आईटीए। तो गाइस, आईटीए शुरू करने से पहले बहुत सारे प्रोसीजर्स और स्टेप्स होते हैं और उनका एक वेल डिफाइंड प्रोसीजर होता है जिसमें अगर आप फॉलो करें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा फ्रॉम टाइम पर्सपेक्टिव एज वेल एज एफर्ट पर्सपेक्टिव। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है आईटीए का प्रोसेस शुरू करने से पहले। तो दोस्तों प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए, उसका लिंक आपको ऊपर मिल रहा होगा। अगर आपने वो रीड कर लिया है तो हम इस सेकेंड वीडियो के साथ बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली इस वीडियो में हम कवर करेंगे आइडियल ऑर्डर ऑफ स्टेप्स फॉर कनेडियन इमिग्रेशन। दोस्तों, ये ऑर्डर वो है जो आप अगर आप फॉलो करेंगे तो आप कम से कम टाइम में आपका आईटी आपको मिल सकता है। तो वो क्या स्टेप्स हैं? लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट स्टेप इज कलेक्टिंग फंड्स। नाउ जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी कवर किया था, फंड्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट जो कि आपको पूरे इमिग्रेशन की प्रोसेस के दौरान लगेगा। और एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज होता है, या क्लॉज नहीं कह सकती हूँ मैं, लेकिन एटलीस्ट रिकमेंडेड होता है कि जब आप प्रूफ ऑफ फंड्स दिखा रहे हो तो वो फंड्स आपके अकाउंट में एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए होने चाहिए। अगर आपने गिफ्ट डीड किया है या कुछ और भी कर रहे हो, आपके पास डायरेक्टली अपने खुद की नहीं है और आपने किसी से, अपने पेरेंट्स से या किसी ग्रैंड पेरेंट्स से लिया, गिफ्ट डीड भी लिया है, तब भी मैं रेकमेंड करूँगा कि आपके पास कम से कम 6 महीने का फंड्स ज़रूर हो। इससे क्या होगा कि जब ऑफिसर देखेगा कि उसको यकीन हो जाएगा कि हाँ, अगर इस बंदे के पास 6 महीने से वो फंड्स पड़े हैं तो मतलब जेन्युइनली ये उसके खुद के ही फंड्स हैं, उसने यहाँ वहाँ से कुछ अरेंज नहीं किया होगा। तो उसे यकीन होगा कि जेन्युइनली आपके हैं, आपके पास है वो फंड्स। इसलिए ज़रूरी है कि आप डे वन से अपने किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट को एक बना लीजिए जो कि स्पेशली इसी काम के लिए आप यूज़ करें, और उसमें जितना हो सके उतना आप फंड्स डालते जाइए जब तक कि आप एटलीस्ट जो लिमिट कही गई है आपको, जैसे में भी हो सकता है वो $13,000 हो या 15,000 या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, या जो जितने आपके लोग हैं उस हिसाब से जो कनेडियन इमिग्रेशन साइट में लिखा हुआ है कि इतने लोगों के लिए इतना फंड्स होना ही चाहिए, उतना फंड्स आप एक अकाउंट में कलेक्ट करना शुरू कर दें और उसे बिल्कुल हाथ न लगाएं किसी भी वजह से। जो आप एक्चुअल प्रोसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, फीस वगैरह पे करने के लिए, वो आप सेपरेटली कीजिए और इसको सिर्फ और सिर्फ आप इस काम के लिए रखिए, क्योंकि ये आपको कनाडा जाने के बाद आपको काम आएगा। इसीलिए एक अकाउंट खोल लीजिए और उसमें ये फंड जमा करना शुरू कर दीजिए। तो ये आपका सबसे पहला काम होना चाहिए राइट फ्रॉम डे वन, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको मिनिमम आपके अकाउंट में 6 मंथ्स का फंड होना चाहिए। आपको दिखाना चाहिए कि आपके अकाउंट में 6 मंथ तक वो फंड्स था। एक बार आपने ये काम शुरू कर दिया, इसके बाद हम सेकेंड स्टेप से शुरू कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप होगा ईसीए, मतलब कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन असेसमेंट। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो पहले आईएलटीएस करते हैं, उसका स्कोर देखते हैं और उसके बाद ईसीए शुरू करते हैं। लेकिन द थिंग इज, जो आईएलटीएस होता है, अगर आप ऑलरेडी आपका इंग्लिश का लेवल अच्छा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते ही प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। और उसके बाद उसका रिजल्ट भी यूजुअली, अगर जिस डेट पे आप दे रहे हो उसके अराउंड 1 हफ्ते या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में वो यूजुअली आ ही जाता है। वो ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। यानी कुल मिला के अगर आपका इंग्लिश ऑलरेडी अच्छा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगेगा आईएलटीएस का रिजल्ट लेने में। हाँ, आपने अगर मल्टीपल अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बात अलग है, बट यूजुअली फिर भी मैं कह सकता हूँ पूरे कॉन्फिडेंस से कि जो प्रोसीजर, एक्चुअल प्रोसीजर है, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या ज़्यादा लेंथी नहीं है। लेकिन जो ईसीए है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, इवन फॉर द बेस्ट केस। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, सब आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, तो भी मिनिमम 2 से 3 महीना तो लग ही जाता है। और ऐसा क्यों लगता है मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले है इसमें कि आपको अकाउंट क्रिएट करना है वेस के ऊपर, विच इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसमें सिर्फ आपको अपना जो आपका, जहाँ से भी आपने बैचलर्स या मास्टर्स किया है, वो सारे उसके यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल और सारे मार्क्स वगैरह जो आपको थोड़ा बहुत ऐड करना होता है, विच इज़ सिंपल। उसके बाद आपको डिटेल्स फी करके आपको फीस पे करना होता है। यूजुअली लोग अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से, जो वीज़ा या मास्टर कार्ड का अगर आपके पास है तो उससे आप आसानी से कर सकते हैं। इट शुड नॉट टेक हार्डली एनी टाइम बेसिकली।
द थर्ड स्टेप विच इज़ कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी से ट्रांसक्रिप्ट लेने हैं। अब ये जो स्टेप होता है इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर मैं कह सकती हूँ अराउंड 500 टू 1000 bucks आपके यूज़ होंगे। और प्लस यूनिवर्सिटी और कॉलेज का अपना वो टाइम ले सकते हो, बिकॉज वी आर इन कोविड सीजन। तो इस वजह से भी चीज़ें थोड़ा डिले कर सकता है, कि हो सकता है कि लोग वहाँ पे ऑफिस में हो ही ना, और आई डोंट नो अभी ये इसकी वजह से थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है प्रोसीजर, और ज़्यादा लेंदी हो सकता है। लेकिन यूजुअली अगर हम यूजुअल सर्कमस्टेंसेस की बात करें तब भी ट्रांसक्रिप्ट लेना इज़ नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। समटाइम्स इट इज़ वेरी लकी, कुछ पीपल बहुत लकी होते हैं, कॉलेज जैसे हमारे इसमें था कि मैंने उनको कहा कि मुझे ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, उन्होंने मुझे बोला ओके तुम फीस पे करो, और फिर मुझे 2-3 घंटे के लिए वेट करने के लिए कहा, लेकिन मुझे सेम डे पे उन्होंने रिटर्न कर दे दिया ट्रांसक्रिप्ट। तो कुल मिला के मेरा मुझे एक ही बार जाना पड़ा, और उन्होंने मुझे तुरंत ट्रांसक्रिप्ट बना के मुझे दे दिया। पर ये हर केस में नहीं होता है। हमारे केस में ऐसा था कि जो हमारे मार्क्स थे वो ट्रांसक्रिप्ट में इंक्लूड नहीं होने थे, डायरेक्टली हमारी मार्कशीट में होने थे। तो क्योंकि उनका ट्रांसक्रिप्ट एक ही था, उसमें उनको कुछ नई अलग अलग हर एक स्टूडेंट के लिए नई कॉपीज नहीं बनानी थी, इसीलिए मुझे डायरेक्टली सेम डे पे ही वो ट्रांसक्रिप्ट मिल गया। लेकिन हो सकता है कि आपके केस अलग हो, आपके केस में ट्रांसक्रिप्ट में आपके अपने मार्क्स जो आपने ऑब्टेन किए हों वो भी उन्हें इंक्लूड करने हैं, तो उस केस में शायद वो ज़्यादा टाइम ले सकते हैं। तो इस तरह से सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट लेने में ही आपको टाइम लग सकता है। एक बार आपको ट्रांसक्रिप्ट मिला तो उसके बाद आपको वो ट्रांसक्रिप्ट आपकी यूनिवर्सिटी में ले जाना है, वहाँ पे आपको आपके मार्कशीट्स भी ले जाने होंगे, वो सब उसे स्टैम्प करेंगे, और फिर आपको उनको बोलना है कि वो बेसिकली जो हेल्थ कैनेडा है उसे वो पहुँचा दें, जिसके लिए अगेन वो आपसे फीस भी ले सकते हैं। नाउ दिस प्रोसीजर कैन ऑल्सो टेक टाइम, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। कई बार इस प्रोसेस के लिए यूनिवर्सिटीज़ कैन टेक मोर देन 1 मंथ ऑल्सो, इवन इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। कोविड की तो बात ही अलग ही हो जाती है, पर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी ये चीज़ टाइम ले सकती है। और उसके बाद जो इंटरनेशनल कुरियर होता है उसमें भी आप मान के चले, जो नॉर्मल अगर आपने लिया हुआ है जो कि अराउंड 1500 to 2000 लगता है रुपीस, इंडियन रुपीस, तो उसमें भी आप मान के चलो, लेकिन 1 से 2 हफ्ता लगेगा कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ तक पहुँचे। अगेन दिस ऑल्सो डिफर्स सिनेरियो टू सिनेरियो, तो फिर भी आप 1 से 2 हफ्ता तो मान के चलिए कि ये वहाँ तक पहुँचेगा। और एक बार ये वेस्ट के पास पहुंचा उसके बाद भी बेसिकली 1-2 महीने लगेंगे कि वेस्ट आपको आपका जो एसी है वो देगा, क्योंकि वेस्ट क्या करता है वो आपके डॉक्यूमेंट सारे चेक करता है, बाद में वो एटलीस्ट 1 राउंड तो वो लेगा ही, जहाँ पे वो आपकी यूनिवर्सिटी को आपके डॉक्यूमेंट्स भेज के, या फिर उसके कुछ नंबर या आई कार्ड या आपका स्टूडेंट आईडी वगैरह भेज के वो कंफर्म करेगा कि इंडीड जो उसके मार्क्स है या वो है वो उनसे लेगा, और फिर शायद वो उससे वेरीफाई करेगा। तो ये जो होता है वो प्रोसेस बहुत लंबा होता है, एंड दे आर वेरी पर्टिकुलर। इसमें कोई भी इधर उधर की तरह की चीटिंग या आप एक्सपेक्ट नहीं कीजिए कि ये लोग बहुत ही लीनियंटली लेंगे, या कोई आपकी चीज़ वह ऐसे ही निकल जाएगी। वो लोग, उनका बहुत थरो प्रोसीजर होता है, और वो बहुत ही सारा चेक्स करते हैं, 3-4 चेक होते हैं, रिव्यूज होता है, और उसके बाद ही वो आपको आपका ईसीए देंगे, और वो ईसीए आपको देंगे साथ ही साथ आईआरसीसी को भी भेजेंगे। तो एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई मीन ये अगर आपने किया तो वो क्रेडेंशियल्स इट वुड बी वर्थ, यू कैन यूज़ इट एनीवेयर इन कनाडा। तो इस वजह से वो लोग बहुत थरो होते हैं इस चीज़ को लेके, और इसमें उतना ही टाइम भी लगता है। तो कुल मिला के आपने उनको डॉक्यूमेंट भेज दिया, उसके बाद भी आप एटलीस्ट एक्सपेक्ट करो कि 1-2 महीना तो लगेगा ही, भले ही उनकी वेबसाइट पर लिखा हो कि वो आपको वहाँ पे लिखा होता है स्टैंडर्ड बिजनेस 10 to 15 डेज, वो बिजनेस डेज होता है, ना कि एक्चुअल टाइम होता है। तो बिजनेस डेज अगर हम 10 to 15 डेज बोलेंगे तो वो एक्चुअली 3 वीक होता है, वो 15 दिन एक्चुअली 2 हफ्ते नहीं होते हैं। वो वर्किंग बिजनेस 10 to 15 डेज इज यूजली 3 वीक्स। बट फिर भी जो अगर उनके पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट होंगी तो वो चीज़ टाइम लेगी। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसे लिए नहीं है कि उन्हें 2 वीक में आपको देना ही देना है, वो ज़्यादा टाइम भी ले सकते हैं। और ख़ास करके जब आपकी 2 डिग्रीज होती है, बैचलर्स और मास्टर्स, तब और भी टाइम लग सकता है। प्लस जब वो आपकी यूनिवर्सिटी से कंसल्ट करते हैं और उनसे रिप्लाई आने का वेट करते हैं, तो आपकी यूनिवर्सिटी भी तो टाइम ले सकती है रिप्लाई देने में। तो इस तरह से ये प्रोसेस, अगर आपका सारा चीज़ क्लियर है तो भी काफ़ी टाइम ले सकता है। और इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप ईसीए से ही शुरुआत करें, और पैरेलली आईएलटीएस का आप प्रिपरेशन करें। तो बेसिकली एक बार आपने ईसीए के लिए डॉक्यूमेंट्स भेज दिए सारे, क्योंकि आप हर एक जगह पे भेजेंगे, और मीनवाइल आप ऑफकोर्स हर एक स्टेज के दौरान आप वेट कर रहे होंगे, तो उस वेट करने का आप टाइम आप यूटिलाइज कीजिए, एंड दैट इज बेसिकली आपका थर्ड स्टेप, जो कि होता है आपकी लैंग्वेज एग्जाम्स।
तो इसमें मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने लैंग्वेज एग्ज़ाम के लिए एक डेट रजिस्टर कर लें इन फ्यूचर। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप 30 to 45 डेज़ के बाद की ही डेट लें, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ईसीए में ही वक्त लग रहा है, तो जब तक आपका ईसीए नहीं होगा तब तक आप प्रोफाइल खोलने का कोई आपका फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए आप 30 to 45 डेज़ ले ही लीजिए आईएलटीएस के लिए, जब तक आपका ईसीए हो रहा है उतना आप टाइम यूज़ कर लीजिए आराम से, ताकि क्योंकि सी आईएलटीएस वैसे तो इंग्लिश एग्ज़ाम है और वो सिंपल है, लेकिन द थिंग इज आपको एक ही चांस मिल रहा है वो उस पे अपीयर होने के लिए, और वो एक चांस के लिए आपको अराउंड 12 to 14,000 आपको पे करना है। तो वो पैसे ऑब्वियसली आपको मल्टीपल अटेम्प्ट करके आपको वेस्ट नहीं करना है। एक ही अटेम्प्ट कीजिए, मैं रिकमेंड करूंगा, लेकिन उसमें बहुत अच्छे से परफॉर्म कीजिए, और वो कैसे करना है वो भी मैं कवर करूंगा। तो सबसे पहले तो आपको एग्जाम पैटर्न से फेमिलियर होना है, क्योंकि दिस इज नॉट जस्ट नॉर्मल इंग्लिश, आपकी हर एक चीज़ के ऊपर वो आपको जज किया जाएगा। तो जैसे कि खास करके लिसनिंग होता है जो काफ़ी, मैं कहूँगा कि बहुत, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है या बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन द थिंग इज जो ऑडियो होता है वो एक ही बार प्ले होता है, और उस एक ही बार प्ले होने में आपको बहुत ही अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन के साथ उसको सुनना है, उसके सारे डिटेल्स कैप्चर करने हैं। यूजुअली जो आंसर होता है वहाँ पे वो थोड़ा सा स्ट्रेस करेंगे, जो कि एक हिंट है छोटा सा आपके लिए, लेकिन फिर भी एक ही बार वो सुनाई देता है और वो बहुत जल्दी निकल भी जाता है और आपको दोबारा सुनने का मौका नहीं मिलेगा, और जो आपने एक ही बार सुना है उसी में आपको सुन के आपको आंसर करना है। इस वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बहुत सारे लोग यूजुअली ऐसे कहते हैं कि अगर मुझे दोबारा सुनने मिल जाता तो मैं आराम से उसे आंसर कर देता, लेकिन द थिंग इज कि वो उनका रूल है, वैसे ही वो पैटर्न है। इसलिए लिसनिंग में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको एक ही बार सुनने को मिलेगा और आपको कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुन के अच्छे से नोट करना है उसे एकदम शार्प मेमोरी के साथ, और वो तुरंत वो आंसर वहाँ पे लिखना होगा शीट में। सो दिस इज़ वेरी ट्रिकी, डू प्रैक्टिस अ लॉट, कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनना, और जो की आंसर्स हैं, की वर्ड्स हैं, उसे पिक करना कॉन्वर्जेशन में। द सेकंड स्पीकिंग भी बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू होगा, सो आपको बहुत ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। आपने थोड़ा सा भी फंबल किया या गलत ग्रामर यूज़ किया या गलत वर्ड्स यूज़ किए तो आपको चांस है कि आपके पॉइंट्स कम हो। सिमिलरली अगर आपने सेम टू सेम वर्ड्स अगर आपने 50 बार रिपीट किए तो भी शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब वो उसे मतलब वो मानेंगे कि शायद आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है इंग्लिश बेसिकली। तो इस वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है स्पीकिंग की, क्योंकि वो बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू होगा। देर आर कपल ऑफ सब्जेक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल है वेरियस साइट्स पे, उसकी आप प्रैक्टिस करके जाइए। अलग अलग वर्ड्स ध्यान में रखिए, क्योंकि आपको आपका जो आप स्पीच है वो आपको बहुत ही रिच होनी चाहिए, एकदम फ्लुएंट दिखनी चाहिए, तभी आपको हाईएस्ट मार्क्स मिलेंगे। सो इस बात का ध्यान रखिए। ऑफ कोर्स थर्ड इज कहने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जैसे कि मैंने कहा 30 to 45 डेज आपको पहले ही की बात की डेट लेनी है, और इस 30 to 45 डेज में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। रीडिंग का मुझे पर्सनली इतना डिफिकल्ट नहीं लगता है। रिटर्न में भी आपके पास 1 घंटे का टाइम है जिसमें आप आराम से एक दो बार रीड करके उसको टिक कर सकते हो। लेकिन जो लिसनिंग और स्पीकिंग है ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है बहुत लोगों के लिए, तो इस वजह से इसके ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और ध्यान में रहे कि एटलीस्ट CLB 9 तो आपको मिलना ही है आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में, तभी, क्योंकि अगर आप सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट अगर आप करोगे तो ना सिर्फ आपके पैसे वेस्ट हो रहे हैं, पर आपको कहीं ना कहीं डिस्करेज भी फील होगा। इससे अच्छा है कि एक ही बार में अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, और फिर उस प्रिपरेशन के बाद एक बार अपीयर कीजिए, और एटलीस्ट CLB 9 तो लीजिए। आपका ये टारगेट तो होना ही चाहिए कि आप CLB 9 विच इज़ 8777 स्कोर जो है वो आपको मिलना चाहिए, क्योंकि इसी से आपका जो CRS स्कोर है वो ऊपर चढ़ेगा। इसके बगैर आपका CRS स्कोर काफ़ी नीचे होगा, और आपके जो चांस है जो ITA मिलने का वो भी बहुत बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसीलिए CLB 9 तो आपका मिनिमम टारगेट होना ही चाहिए टू गेट दी बेसिकली इनविटेशन आपका जो ITA है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। अब फोर्थ स्टेप पे आते हैं, और जो फोर्थ स्टेप है, एक बार आपने मान लीजिए इसके बाद आपने ECA का अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं, आपने IELTS भी प्रिपेयर कर लिया और एग्ज़ाम भी दे दिए, तो इसके बाद भी तो एक दो हफ्ता तो रह ही जाता है। और ऑफ कोर्स अगर हम उनकी बात करें तो ITA मिलने पे भी आपको टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि तुरंत आपका रिजल्ट आया, आपने दिया और आपको ITA मिल गई। यूजुअली 2 हफ्ते 3 हफ्ते तो, अगर आपका स्कोर अच्छा है 470 अबाव है या फिर उसके आसपास भी घूम रहा है, तो आपको टाइम तो लगना ही है बाय द टाइम आपको ITA आए।
लेकिन आईटीए आने के बाद आपको सिर्फ 60 डेज दिए जाएंगे जहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड करने हैं। तो वो 60 डेज कभी कभी बहुत कम, मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही कम टाइम होता है। उतने टाइम में सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। या फिर हो सकता है कि एक आध कुछ डॉक्यूमेंट कम हो जाए, मिस हो जाए, या फिर टाइम पे आपको ना मिले, क्योंकि सिर्फ आपकी खुद की नहीं है, आपको बाहर से लाने भी तो है, मतलब बहुत सारी जगह पे आपको रिक्वेस्ट करके लाना भी तो है। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि जैसे ही आपके पहले 2 स्टेप्स हो जाते हैं, वैसे ही आप तीसरा चौथा स्टेप जो है वो भी शुरू कर दीजिए। तो इस स्टेज में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना शुरू करना है और कहाँ कहाँ पे आपको बहुत टाइम लगेगा वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले है आपका एक्सपीरियंस लेटर्स। नाउ करंट कंपनी से एक्सपीरियंस लेटर लेना आई नो काफ़ी ट्रिकी होता है, उसके लिए आपको बहुत सोचना पड़ेगा या फिर आपको बहुत संभल के बात करनी होगी। लेकिन जो आपके पास्ट एम्प्लॉयर्स हैं उनसे तो आप शुरुआत कर ही सकते हो, वहाँ से तो आप मे बी एजुकेशन या कुछ कह के जो ऐसा भी है, आप एक्सपीरियंस लेटर वहाँ से तो लेना शुरू कर ही दीजिए। क्योंकि आपका हो सकता है कि आप अपनी करंट कंपनी में 3 साल से ज़्यादा और उसकी आपको ज़रूरत ना हो, पर फिर भी इनका ले लेना एक्सपीरियंस लेटर हमेशा आपको फ़ायदा करेगा। क्योंकि इससे जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसे यकीन हो जाएगा कि जो आपके पास जो आपका एक्सपीरियंस आप दिखा रहे हो वो जेन्यून है, जो लंबा एक्सपीरियंस आपका है वो एक्चुअली आपने उतना काम किया है। और अगर ये डॉक्यूमेंट ऐड करते हो तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी पे, आपकी प्रोफाइल की क्रेडिबिलिटी पे वो इंक्रीज करता है। इसीलिए अपने पास्ट एम्प्लॉयर से यूजुअली हम रेफरेंस वगैरह तो ले ही लेते हैं। तो ये काम जो एक्सपीरियंस लेटर है वो लेना आप शुरू कर ही सकते हो। मे बी अपने अपफ्रंट सब कुछ आप अपने प्लान से फिर आप चाहे तो शेयर करें ना करें, पर आप उन्हें बताएं कि आपको ज़रूरत है उस चीज़ की, आगे की चीज़ के लिए, तो आप उन्हें ऐसे बताकर एक्सपीरियंस लेटर लेना शुरू कर दीजिए। सेकेंड थिंग इज पुलिस सर्टिफिकेट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। नाउ अगर आपकी होम कंट्री में जहाँ आप रह रहे हो वहाँ पे तो आपको पुलिस सर्टिफिकेट लेना मुश्किल नहीं होता है ज़्यादा। लेकिन इन चांस जैसे अगर आपने 6 महीने कहीं और किसी फॉरेन कंट्री में आपने आप किसी अपने वर्क डेपुटेशन पे थे या फॉर एक्स वाई सेट रीजंस आपने ज़्यादा टाइम वहाँ पे निकाला है, तो वहाँ से पुलिस सर्टिफिकेट लेना काफ़ी मुश्किल हो सकता है या फिर बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। मुश्किल ना सही, पर टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर हो सकता है कि बिकॉज़ वो वहाँ के लॉ है और आप वहाँ किसी और टाइम पे थे और आप करंटली वहाँ पे हो नहीं, आप वहाँ जाके उनको बोल नहीं सकते हो या कर नहीं सकते हो। आप अपनी होम कंट्री में तो आप जाके उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो हर बार, पर वहाँ पे तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आप फॉरेन कंट्रीज में थे 6 महीने से ज़्यादा और आपको लगता है कि वो आपके प्रोफाइल के हिसाब से वो सबमिट करना लगेगा आपको, तो आप उसका प्रोसीजर शुरू करवा सकते हो, बेसिकली पुलिस सर्टिफिकेट लेने का काम। उसके अलावा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स किसी भी एजुकेशनल या वर्क एक्सपीरियंस के या आपके जॉइनिंग अपॉइंटमेंट लेटर कोई भी चीज़ अगर बाई चांस वो इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में है, फिर चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, लेकिन इंग्लिश के अलावा अगर वो किसी और लैंग्वेज में है, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप उसका एक डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन जो भी आपकी रेलिवेंट जो अथॉरिटी है उनसे रिक्वेस्ट करें। अगर वो आपकी कंपनी है तो आप उनको रिक्वेस्ट करें कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन वो आपको दे। अगर एजुकेशन डॉक्यूमेंट है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट कीजिए कि वो उसका एक ऑफिशियल ट्रांसलेशन आपको दे। आपको ध्यान में रखना है कि ये काम आपको खुद सबमिट नहीं करना है, ये आपको आपकी यूनिवर्सिटी या जो आपका कंपनी है उसी को कहना है। और वहाँ पे उनका कुछ ऑफिशियल स्टैम्प या कुछ भी ऐसा ऑफिशियल होना चाहिए जिससे कि वो पता चले कि वो आपको ऑफिशियली दिया गया है, ना कि वो आपने खुद से बनाया। अगर आपने खुद किया तो उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं मिलेगी, वो आपकी ऑफिशियल ट्रांसलेशन ही होनी चाहिए। तो इसमें भी टाइम लग सकता है एंड आई वुड रिकमेंड कि आप उनको रिक्वेस्ट करें, आपकी जो भी रेलेवेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज या जो भी है, कि वो आपको ट्रांसलेशन प्रोवाइड करें टाइमली मैनर पे। और ये चीज़ें टाइम लेंगी, इसीलिए जितना हो सके उतना जल्दी आप रिक्वेस्ट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। फिर मैरिज सर्टिफिकेट भी हो सकता है ये भी शायद आजकल, वैसे तो यूजुअली सब जगह पे इंग्लिश में होता ही है ट्रांसलेशन, पर फिर भी बाई चांस अगर नहीं है या आपने वो फॉर एनी रीज़न मैरिज सर्टिफिकेट कलेक्ट नहीं किया है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नहीं करते हैं या कुछ भी है या आपके पास है नहीं, कहीं यहाँ वहाँ खो गई है बेसिकली, तो भी जो भी है आप एटलीस्ट उसको कलेक्ट करके संभाल के रख लीजिए ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे प्रॉब्लम ना हो। अगर आप एज अ कपल जा रहे हैं तो ये सर्टिफिकेट सबमिट करना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ इसे सबमिट ज़रूर करें। और इसके अलावा आपकी मे बी आपके जो पर्सनल फ़ोटोग्राफ्स होंगे, शादी के फ़ोटोग्राफ्स या जो भी हैं आपके साथ में घूमने वूमने के या जो भी ठीक ठाक हैं, वो भी आप कलेक्ट करके रख दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको वो भी सबमिट करना पड़े।
और जो लास्ट पॉइंट है अभी याद रखिए कि आईटी के बाद आपको एक मेडिकल असेसमेंट भी आपको देना होता है। तो इस मेडिकल असेसमेंट में एग्जैक्टली आपके वहाँ पे कुछ टेस्ट होंगे और उसका जो रिपोर्ट होता है वो आपको नहीं दिया जाएगा, वो डायरेक्टली आरएस को भेजा जाता है। तो अगर उसमें कुछ गलत बात निकल के आ गई कि आपको कोई ऐसी डिसीज़ है जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो सकती है जिसका ट्रीटमेंट, तो हो सकता है कि आपकी रिक्वेस्ट डिनाई हो जाए। और इतना सब कुछ करने के बाद आप ये तो बिल्कुल नहीं चाहोगे कि मेडिकल ग्राउंड्स पे आपका इमिग्रेशन ना हो। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डे वन से ही, जैसे आपने फंड्स कलेक्ट करना शुरू किए हैं, वैसे ही अपने हेल्थ को भी अच्छे से मेंटेन कीजिए। इफ़ पॉसिबल स्मोकिंग ड्रिंकिंग मिनिमम कर दीजिए या फिर अवॉइड कीजिए, ताकि जो आपका मेडिकल असेसमेंट हो वहाँ पे आपके रिजल्ट्स अच्छे से अच्छे आएँ, ताकि कनेडियन गवर्नमेंट को आपको एक्सेप्ट करने में एज ए इमिग्रेंट कोई किसी तरह की कोई उसमें एनी सेकंड थॉट्स ना हो। वो आपको खुशी मतलब बेसिकली, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपकी कोई रिपोर्ट में ऐसा कुछ आए जिन पे उनको कुछ डाउट हो, तो हो सकता है कि वो आपकी रिपोर्ट को पेंडिंग रख दें या होल्ड पे रख दें रिव्यू के लिए। तो वैसा कुछ आप नहीं चाहोगे, इसीलिए बेटर होगा कि आप डे वन से ही अपनी हेल्थ को भी अच्छे से मेंटेन करना शुरू करें with proper diet and avoid anything that can jeopardize your medical assessment. So please do maintain a good health as well while you are doing this. Of course before after ये तो हर तरह से एप्लीकेबल है, पर इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपकी डिले एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। So please take a note of this. यहाँ पे हमारा ये सेकेंड पार्ट ख़त्म होता है। अगर आप इन प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको आईटीए बहुत ही स्मूथली मिल जाएगा और आईटीए के बाद भी आपके प्रोसेस बहुत ही अच्छे से हो जाएंगे। अभी जब आईटीए मिलने के बाद बहुत लोगों का ये होता है कि ऑल जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन है वो 6 मंथ्स का है आपको सीओपीआर मिलने का, पर बहुत लोगों को मिलता नहीं है, कई बार साल भर जितना भी लग जाता है। और ऐसा क्यों होता है, उसके कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, अगेन जो कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो आपको अवॉइड करना है, और इसके बारे में हम हमारे थर्ड वीडियो में बात करेंगे, विच इज़ टिप्स टू अवॉइड सीओपीआर डिले। दोस्तों अगर आपने ठीक से केयरफुली अगर आप सारा कुछ करते हो तो आपका सीओपीआर आपको जल्द से जल्द मिलने के चांसेस हैं इन विद इन 2 और 3 मंथ्स। लेकिन अगर आपने कोई गलती कर दी एक ऐसी जो अवॉइड हो सकती थी, तो आपको सीओपीआर मतलब डिले भी हो सकता है। तो मैं आपके थर्ड वीडियो में मैं वो चीज़ें कवर करूँगा, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका आपको खास ध्यान रखना है, ताकि अननेसेसरीली आपका सीओपीआर डिले ना हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब हम थर्ड वीडियो रिलीज़ करें तो आपको तुरंत पता चल जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, और आप वो ज़रूर देखिएगा ताकि आपका जो सीओपीआर है वो डिले ना हो। सो थैंक यू गाइस।